Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So today our topic is nutrition in human beings. हम लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया. आफ्टर दैट हमारा सेकेंड लेक्चर था ऑन न्यूट्रिशन इन एमीबा. So today we will be focusing only and only on nutrition in human beings. Human beings में ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसीजर होता है, फूड से न्यूट्रिशन डिराइव करने का प्रोसीजर होता है. सो बेसिकली हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारे हम ऑर्गेनिजम्स में, हम ह्यूमंस में ये डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कैसे फुलफिल होता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कि ह्यूमन बींग्स में फीचर्स क्या होते हैं. अगर मैं ह्यूमन बींग्स के फीचर्स का बात करूं तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें मल्टीपल सेल्स हैं, अनलाइक अमीबा जबकि वहाँ पे सिंगल सेल था. एक सिंगल सेल ही सारा जो बॉडी के प्रोसेसेस है वो फुलफिल कर रहे थे. लेकिन ह्यूमंस में ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. उनके पास डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. ठीक है. आफ्टर दैट ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. इनके जो सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है. फॉलोड बाय ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये खुद से अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते. एंड ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो कौन सा है, वो है होलोजोइक. ह्यूमन बींग्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजोइक. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे अबाउट ह्यूमन बींग्स. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस. अगर मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट वुड बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. इट विल बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. इस डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं. एक तो सबसे पहला इसका एलिमेंट्री कैनाल, और साथ ही साथ इसका जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है इसके, ये दो पार्ट मिलके बनता है हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल का बात करूं तो ये शुरू होता है फ्रॉम द माउथ, जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, टू एनस. ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है जिसका लेंथ अराउंड 9 मीटर होता है. ठीक है. और अगर मैं ग्लैंड्स का बात करूं तो इस एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते में बहुत सारे ग्लैंड्स मिलते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका सिक्रीशन डाइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें सबसे पहला आता है सलिवरी ग्लैंड्स, फिर आता है लिवर. इनफैक्ट स्टमक में भी कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कुछ सिक्रीट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन के लिए. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर है, पैंक्रियाज है, एंड देयर आर सम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. ये सारे ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स. तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो टर्म हम बार बार यूज कर रहे हैं ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स है क्या. इफ आई टॉक अबाउट ग्लैंड्स तो ये ग्लैंड्स क्या है. तो ग्लैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक सिक्रेशन. ग्लैंड्स आर बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेल्स. ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक स्पेसिफिक सिक्रेशन को रिलीज कर रहे हैं. इट कैन बी एंजाइम, इट कैन बी हार्मोन, डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी ऑफ दैट ग्लैंड. ठीक है. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज योर माउथ और द बकल कैविटी. अगर मैं बकल कैविटी की बात करूं तो आपको बकल कैविटी में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है. सबसे पहले टीथ, सबसे पहले टीथ देखने को मिलता है. दूसरा क्या मिलता है, टंग देखने को मिलता है. बेसिकली टीथ एंड टंग देखने को मिलता है. साथ ही साथ आपको सैलिवरी ग्लैंड्स में मिलता है. अगर मैं टीथ का बात करूं तो टीथ का रोल क्या होता है डाइजेशन में. तो जब भी हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारा का सारा खाना निगल जाएंगे. उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्राइंड करते हैं. इसको कटिंग एंड
ग्राइंडिंग द फूड, खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के और उसको एकदम फाइन पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करना इज कटिंग एंड ग्राइंडिंग, लाइक इन शॉर्ट मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को मैस्टिकेट करना, ठीक है, ताकि डाइजेशन लाइक एंजाइम को सरफेस एरिया ज़्यादा मिले फॉर द मोड फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ब्रेकडाउन में उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके, इस वजह से हम फूड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं एंड वो ईजिली हमारे उसोफेगस से पार हो जाए फॉर दैट रीजन ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, टीथ का काम कटिंग एंड ग्राइंडिंग। अगर मैं नंबर ऑफ टीथ का बात करूं तो कितने होते हैं, अगर मैं एक अडल्ट में बात करूं नंबर ऑफ टीथ का, तो वो कितने होते हैं, आप बोलते हो ना 32 ही तोड़ देंगे, तो एडल्ट में ये जो टीथ का नंबर होता है वो 32 टीथ्स होते हैं। और अगर मैं टीनेजर यानी आप लोगों में बात करूं तो कितने होंगे, अगर मैं टीनेजर्स में बात करूं तो कितने होंगे, तो इस वक्त ये कुल 28 होते हैं, 28 टीथ। इनका एक फॉर्मूला होता है जो आपको नहीं पढ़ना है, एडल्ट्स में कुछ और होता है, टीनेजर्स में कुछ और होता है, एक डेंटल फॉर्मूलाज, सेट ऑफ डेंटल फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। फॉलोड बाय दूसरा ऑर्गन दैट इज टंग, ठीक है। टंग का बहुत सारा रोल्स है, ठीक है। एक तो ये सलाइवा मिक्सेस सलाइवा विथ फूड, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, वो हमारे स्टमक में शुरू नहीं होता, वो हमारे माउथ में शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एमाइलेज रिलीज करता है, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, जो स्टार्च है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन माउथ में ही शुरू कर देता है। अराउंड 20 to 30% स्टार्च का डाइजेशन आपके माउथ में ही हो जाता है, ओके। अलॉन्ग विद दैट ये जो टंग है ये हमें बोलने में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन स्पीकिंग। आप टंग के बिना बोल नहीं सकते, एंड एज वेल एज टंग बेयर्स टेस्ट बर्ड्स, इस टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे आपको उस खाने के स्वाद के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है, खाने के स्वाद के बारे में पता चलता है उस टंग के हेल्प से। और साथ ही साथ हमें सलाइवरी ग्लैंड्स भी बकल कैविटी में मिलते हैं। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। और ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये सलाइवा के साथ मिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है कि सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करेगा, जो लार सिक्रीट करेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज होगा, उसमें पानी होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे एंड साथ ही साथ कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होंगे एंड उसके साथ मिलेगा हमारा सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन भी होता है। और ये क्या करता है, ये स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। ये क्या करता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन, स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज। एंड हेंस वी कैन से कि ये जो डाइजेशन का प्रोसीजर है ये हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे ये जो खाना मिक्स हुआ सलाइवा के साथ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा मिक्स हुआ सलाइवा के साथ, ये एक बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक छोटे से बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं बोलस। इसका हम क्या नाम देते हैं, बोलस, ताकि वो इजीली हमारे उसोफेगस से पार हो जाए, वो इजीली हमारे उसोफेगस से पार हो जाए। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि आप बात करते करते खाना खा रहे हैं तो कभी कभी आप लाइक खाना आपके नाक के थ्रू या सरक जाते हैं, आप ऐसा कुछ हो जाता है आपके। तो होता क्या है एक्चुअली कि ये जो खाना है ना ये आपके फूड पाइप में चला जाता है ड्यू टू द इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस क्या है, तो एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो फैरिंग्स है एक कॉमन पाथवे है बोथ फूड के लिए और विंड के लिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि फूड पाइप में
में न जाके गलती से विंड पाइप में चला जाता है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। हमारा खाना फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाता है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। वो जो आउटर कवरिंग हो, जो आउटर ओपनिंग होता है उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर जो कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है उसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो एपिग्लॉटिस क्यों होता है? ताकि फूड पाइप के अंदर जाए, ना कि विंड पाइप के अंदर। विंड पाइप के अंदर ना जा सके, वो फूड पाइप के अंदर ही जाए। ठीक है, इसके आगे हमें मिलता है उसोफेगस। अगर मैं उसोफेगस की बात करूं, उसोफेगस, तो ये जो उसोफेगस होता है, ये जो उसोफेगस है इसकी लेंथ अराउंड 20 सेंटीमीटर होती है। और ऐसा नहीं है कि फूड जो जाता है वो सीधे मोशन में चला जाता है। फूड यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन करता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टॉल्टिक मोशन। एक जिगजैग टाइप का मोशन फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस टाइप के एक वेव लाइक फॉर्म में वो फूड आपके स्टमक तक जाता है, और इस तरह के मूवमेंट को हम पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब ये जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट इस फूड ने फॉलो किया, ये कहाँ पहुंचा? अब ये पहुंच गया आपके स्टमक में। कहाँ पहुंच गया? आप तो खाना जो होता है उसोफेगस से पास होने के बाद कहाँ पहुंचता है? आपके स्टमक में पहुंचता है। तो ये जो स्टमक है, ये स्टमक कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जे जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं अगर डायग्राम पे ध्यान दें तो कुछ एक जे जैसा दिख रहा है, और ये मसल का बना हुआ है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये कैसा ऑर्गन है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल का बना हुआ ऑर्गन है। तो ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? तो इस जे शेप स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या क्या सेल्स होते हैं और क्या क्या सिक्रीशंस होते हैं? सबसे पहला सेल्स होता है पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन, जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा ऑक्जेंटिक सेल्स। नेक्स्ट वी हैव ऑक्जेंटिक सेल्स, जिसका नाम पैराइटल सेल्स भी है। पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, ये क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा है हमारा गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल्स क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं म्यूकस। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा है तो स्टमक जल क्यों नहीं रहा है? ऑब्वियस सा बात है, स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे स्टमक को कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है? वो वैसा का वैसा कैसे फंक्शन कर रहा है? सो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो म्यूकस है ना, ये म्यूकस आपके स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है इस एसिड से। इस एसिड से स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम है इस गॉबलेट सेल से रिलीज होने वाले म्यूकस का। ठीक है, लेकिन HCl चाहिए क्यों चाहिए? ये जो हमारे पास पेप्सिनोजन है, ये जो प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम है, ये जो प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम है, ये फिलहाल इनएक्टिव फॉर्म में, ओजन इनएक्टिव फॉर्म में है। HCl का रोल है इसको एक्टिव करना। HCl का रोल है इसको एक्टिव करना। ये अभी फिलहाल इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। इस फॉर्म में ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या होगा कि जब पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है HCl, तो वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और ये पेप्सिन फर्दर आगे जाके प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। किस चीज का ब्रेकडाउन करता है? प्रोटीन का। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन यही था कि मेजरली हमारे स्टमक में
प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, प्रोटीन का ही ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट हमारे पास लिवर। सो लिवर इज अ ग्लैंड, हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स का पार्ट है लिवर, ये एक तरह का ग्लैंड है, ठीक है। और ये अगर मैं क्लासिफिकेशन ना करूं तो ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है अराउंड 1.5 kg, कितना होता है, अराउंड 1.5 kg। और ये हमारे बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो हमारा लिवर है ये प्रोडक्शन करता है, ये जो हमारा लिवर है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या है, एक नया टर्म, ये बाइल जूस क्या है, क्या काम है इसका। सो बाइल जूस इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें होता है बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। ये एक तरह का सिक्रीशन है लिवर का जो फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए। क्योंकि फैट जैसे बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इनका डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन फैट का डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है। फैट का हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इमल्सिफिकेशन। फैट का सबसे पहले क्या करना होगा, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का समझ सकते हो मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ द फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। इमल्सिफिकेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स या मिसल्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेजर काम होता है आपके बाइल का, बाइल जूस का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है और बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट का मेजर काम होता है आपके फीकल मैटर को कलर देने का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। लेकिन लिवर बाइल प्रोड्यूस तो करता है लेकिन स्टोर वो कहीं और रहता है, स्टोर वो कहीं और रहता है, ठीक है। आपका जो बाइल जूस है ये स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में। ये एक और स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, गॉल ब्लैडर। इसमें ये बाइल जूस स्टोर रहता है और ये कॉन्सेंट्रेट होते रहता है एंड व्हेन नीडेड यहीं से वो पोर आउट होता है। सो बेसिकली लिवर का काम है बाइल जूस प्रोड्यूस करना, और बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। अगला इसी तरह का और एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रिया। पैंक्रिया कैसा ग्लैंड है, एक लीफ लाइक ग्लैंड है, पत्ते जैसा, लीफ शेप्ड ऑर्गन, एक तरह का लीफ शेप्ड ग्लैंड है। देख रहे हैं ना, पत्ते जैसा दिख रहा है, पत्ते जैसा दिख रहा है। और इस लीफ शेप्ड ग्लैंड का काम क्या है, ये लीफ शेप्ड ग्लैंड जो है कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, या बहुत तरह के चीज़ें रिलीज करती है जो मिला के बनती है पैंक्रियाटिक जूसेस। ये जो पैंक्रियाज है ये बहुत तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है, वो सारे के सारे एंजाइम्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक जूस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ट्रिप्सिनोजन। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन का जो रोल होता है दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से एसोसिएटेड होता है ये ट्रिप्सिनोजन। अब एक चीज आपके ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पे फिर से हमें वो वर्ड मिल गया ओजन, मतलब ये दोबारा इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करना होगा। ये एक्टिव होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के एक सिक्रीशन से जिसका नाम है एंडोकाइनेज, ठीक है। तो इसका भी मेजर क्या काम है, ये भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, प्रोटीन स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये कुछ न्यूक्लियेजेस प्रोड्यूस करता है, लिपेजेस, फैट का ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। तो डाइजेस्ट जो पैंक्रियाटिक जूसेस है इसमें बहुत सारे तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ट्रिप्सिनोजन। अलॉन्ग विथ ट्रिप्सिनोजन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, एंड लाइक वी हैव अमाइलेज, न्यूक्लियेजेस, लिपेजेस
दैट्स ऑल जो हमारे पैंक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट होता है। हमारा अगला स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक चीज़ हम समराइज करते हैं कि हमने खाना खाया, उसको टीथ के हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर सलाइवा के साथ मिक्स किया विद द हेल्प ऑफ टंग, फिर उसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, फिर वो कहाँ पहुँचा, हमारे स्टमक में, स्टमक से वो कहाँ पहुँचेगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, बीच में उसे डक्ट्स के थ्रू, पाथवेज के थ्रू लिवर का और पैंक्रियाज का जो सिक्रीशन था, जो उसके डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, वो उसे मिला। अब ये कहाँ पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करूँ तो इसका जो लेंथ होता है ये अराउंड 6.5 मीटर होता है, इसका लेंथ अराउंड 6.5 मीटर होता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। क्या क्या में है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, इन 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड अराउंड 6.5 मीटर का होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस अब तक हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में समाप्त हो जाएगा। जितना भी बचा कुचा प्रोसेस है डाइजेशन का, ब्रेकडाउन का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खत्म हो जाएगा। जितना ब्रेकडाउन है वो यहाँ खत्म हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे पैंक्रियाटिक जूसेस का एक एंजाइम के बारे में, ट्रिप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था। इसको एक्टिव करना है तो यहाँ आएगा इंटेस्टाइन का एक सिक्रीशन दैट इज एंटेरोकाइनेज, और उसको कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में। उसको किसके में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा। कुछ प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टमक में हो गया, एंड जो कुछ बच गए और जिनका फर्दर ब्रेकडाउन करना है वो कहाँ होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और किसके हेल्प से होगा, ट्रिप्सिन के हेल्प से होगा। और जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खत्म हो जाता है। डाइजेशन का जितना भी प्रोसेस होता है, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खत्म हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम होता है विली। अब ये फिंगर लाइक क्यों होते हैं, ये फिंगर लाइक इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने पढ़ा था कि 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला शुरू होता है इंजेशन से, डाइजेशन से, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड ईजेशन, ठीक है। हमारा डाइजेशन तक का तो प्रोसेस खत्म हो गया। अब हमें उस जो भी डाइजेस्टेड फूड है, ब्रेकडाउन किया हुआ फूड है, उसको क्या करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है विली, ठीक है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट हुआ, फूड फर्दर मूव किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जो विली होते हैं वो सारे के सारे जो भी ब्रेकडाउन किए हुए फूड है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्या होता है, वो जाके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं। और फिर हमारा चौथा प्रोसेस ऑफ द हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शुरू होता है, दैट इज असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी। अब उस फूड से जो भी हमें ब्रेकडाउन किया हुआ फूड से जो भी हमें मिला, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी में। अब एटीपी नेसेसरी होता है हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए, और यही होता है असिमिलेशन। उस एटीपी को यूज करना मेरे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए, दैट इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। एंड विद दिस हम पहुंच जाते हैं हमारे आखिरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका लेंथ अराउंड 2 to 2.5 मीटर होता है। और अगर मैं इसके सेक्शंस का बात करूं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या होता है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली काम क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, मेजर फूड का एब्जॉर्प्शन भी
स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और थोड़ा सा म्यूकस रिलीज करता है, ताकि वो जो फीकल मैटर है, जो भी वेस्ट है जो मेरा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सका, वो इजीली लार्ज इंटेस्टाइन से पास हो जाए और जाके कहाँ स्टोर हो जाए, इस सेक्शन में जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, और व्हेन नीडेड वो हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाए। ठीक है, वो हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाए। और एनस में रहता है एक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर एक काइंड ऑफ वॉल्व जैसा होता है जो अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। वो तभी खुलता है जब ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि या नाउ यू कैन डू इट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बेसिकली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, जो आपको बेसिक एनसीईआरटी में जितना मेंशन था इतना ही मेंशन था। एक चीज़ और आपको पढ़नी है इस अपेंडिक्स के बारे में। ये हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। दिस इज आर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है, ये एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। सालों मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इसका कुछ काम था, बट इसका कोई काम नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। और ये सीकम का ही एक्सटेंशन होता है। अगर बोला जाए तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन ऑफ सीकम ही है। इट्स अ फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सीकम। ये सीकम का ही एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सीकम। ठीक है, तो बेसिकली मेरा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और दूसरा है ल्यूब्रिकेशन ऑफ फीसीज। जो फीकल मैटर है, जो फीसीज है, उसको ल्यूब्रिकेट करना ताकि वो इजीली आगे पास ऑन हो सके। तो इसी के साथ हमारा जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है वो ख़त्म हो गया। सो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।